नेहरू युवा केंद्र पिथौरागढ़ युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में प्रशिक्षण प्रसार केंद्र थरकोट में 3 दिवसीय युवा नेतृत्व एवं सामुदायिक विकास कार्यक्रम का समापन कल दिनांक 18 मार्च को हुआ। इस कार्यक्रम के तीसरे सत्र का उद्घाटन करते हुए अभिषेक बहुगुणा कृषि वैज्ञानिक द्वारा मनुष्य जीवन में संतुलित आहार की महत्वता को बताते हुए हमारी पारंपरिक फसलों के उत्पादन व इनकी उपयोगिता के विषय बताया। प्रशिक्षण के दूसरे सत्र में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से आय द्वारा आपदा व आपदा के प्रबंधन से संबंधित जानकारी दी। कार्यक्रम के समापन समारोह की अध्यक्षता समाज सेवक व्यवसाय राम सिंह विष्ट व राष्ट्रीय कवि ललित शैरिया जी द्वारा की गई। इस मौके पर राम सिंह विष्ट जी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमें व्यवहारिक ज्ञान को आत्मसात करना होगा। जीवन में असफलताएं आती हैं, हमें उनसे घबराना नहीं है। संघर्ष को अपनाकर हम सफल व्यक्ति बन सकते हैं। यह दौर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का दौर है। छोटे छोटे उद्यम स्थापित कर बेरोजगारी को धुनेती दी जा सकती है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का नाम भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्व अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जाएगा। कल हवाई अड्डा सलाहकार समिति की बैठक में एयरपोर्ट का नाम बदलने को लेकर सहमति बन गई है। जानकारी के अनुसार बैठक में सलाहकार समिति के सदस्य राजीव तलवार ने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का नाम बदलने का सुझाव दिया था, जिस पर सभी ने सहमति व्यक्त की। अब जल्द ही इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, जिसके बाद जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का नाम बदल जाएगा। देहरादून में शनिवार सुबह से ही तेज बारिश के बावजूद विधानसभा के बाहर बर्खास्त कार्मिकों का धरना प्रदर्शन 90वें दिन भी जारी रहा। धरना स्थल पर बरसते पानी के बाद भी कार्मिक छाता लेकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते रहे। कार्मिकों का कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता, वो ठंड हो या बारिश, पीछे हटने वाले नहीं है। कार्मिकों का कहना है कि जब तक 228 कार्मिकों की बहाली नहीं हो जाती, तब तक उनका अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। बता दें कि बीते दिन उत्तराखंड कार्मिक एकता मंच के अध्यक्ष रमेश चंद्र पांडे ने 48 घंटे के उपवास को समाप्त करने के उपरांत एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अगर सरकार द्वारा किसी की आवाज दबाई जाती है तो मीडिया उसकी आवाज को मुखर करती है। उन्होंने मीडिया से भी अनुरोध किया कि बर्खास्त कार्मिकों के साथ हुए अन्याय के विरुद्ध कार्मिकों के अनिश्चितकालीन अनशन को समर्थन दे। श्री पांडे ने कहा कि सभी कार्मिकों को विधानसभा द्वारा बनी नियमावली के हिसाब से नियुक्ति दी गई थी। इससे संबंधित दस्तावेजों का उन्होंने अध्ययन भी किया है। एक तरफा कार्रवाई करके 228 परिवारों को सड़क पर बैठा देना एक न्यायपूर्ण फैसला है। राज्य गठन के बाद से विधानसभा में कार्मिकों की नियुक्ति जिस प्रक्रिया से हुई है, वो सभी दलों द्वारा की गई एक सामूहिक गलती है, जिसकी सजा निर्दोष को नहीं मिलनी चाहिए। उत्तराखंड की राजधानी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसके अनुसार उत्तराखंड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन रुड़की द्वारा कोर्ट हेतु आयोजित ग्रुप डी भर्ती की भी जांच हो सकती है। इस भर्ती से चयनित 2 लोगों के नाम लोक सेवा आयोग की पटवारी भर्ती में भी सामने आए हैं, जिस कारण हाईकोर्ट ने इस प्रकरण को जांच के लिए शासन को भेज दिया है। बताते चले कि यूबीटीआर ने 2018 में कोर्ट में ग्रुप डी के 37 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की थी। फरवरी 2020 में परीक्षा आयोजित हुई और चयनित अभ्यर्थियों को 2021 में नियुक्ति प्रदान की गई। इस बीच लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित पटवारी भर्ती परीक्षा में पेपर लीक की जांच के दौरान नकल करने में चिन्हित किए गए 2 ऐसे लोग भी मिले हैं, जिनका चयन पूर्व में ग्रुप डी भर्ती में हो चुका है। माना जा रहा है कि इसका संज्ञान लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को इस मामले की जांच भी भर्ती प्रकरण की जांच कर रही एसआईटी को सौंपने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड के मुनस्यारी के परीक्षार्थी बच्चे विद्युत आपूर्ति ठप होने के कारण अपनी बोर्ड परीक्षा के लिए विपरीत परिस्थितियों में तैयारियां कर रहे हैं। बच्चे स्ट्रीट लाइट के नीचे आज जलाकर पढ़ाई कर रहे हैं। पिथौरागढ़ जिले में मुनस्यारी के बासमबगड़ और खेतब्रार गांव व अन्य गांव के बच्चों की उत्तराखंड बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा चल रही है। इन क्षेत्रों समेत अन्य 15 गाँवों में कई दिनों से बिजली आपूर्ति ठप है। यहाँ के बच्चे अपनी परीक्षा की तैयारी स्ट्रीट लाइट और सोलर लाइट के भरोसे कर रहे हैं। मुनस्यारी क्षेत्र में अभी ठंड का प्रकोप कम नहीं हुआ है, जिसके कारण बच्चों के परिजनों ने आग जलाकर उन्हें राहत पहुंचाने की कोशिश की है। सड़कों में स्ट्रीट लाइट और सोलर लाइटों के नीचे बैठे बच्चों को वन्यजीवों, आवारा कुत्तों और अन्य खतरों का भी सामना करना पड़ रहा है। देर रात सड़क हादसे में सेना के जवान की दर्दनाक मौत हो गई। एक अन्य युवक घायल हो गया। आनन फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे की सूचना पर काठगोदाम चौकी इंचार्ज फिरोज आलम पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। दुर्घटना में बाइक भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं घायल का एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जिले का आपदाग्रस्त क्षेत्र आराकोट बंगाल में करोड़ों की लागत से चल रहे निर्माण कार्यों की जमीनी हकीकत कार्यों की गुणवत्ता की पोल खोल रही है। वहीं दूसरी ओर विभागीय अधिकारियों के चहेते ठेकेदार के साथ दरियादिली या मिलीभगत को भी उजागर कर रही है।
आपदा प्रभावित आराकोट बनगांव क्षेत्र में सरकार ने आपदा से क्षतिग्रस्त हुई परिसंपत्तियों के निर्माण कार्य लिए बजट जारी किया, परंतु विभागीय अधिकारियों की लापरवाही व ठेकेदार के साथ सांठगांठ के चलते निर्माण कार्य में गुणवत्ता की अनदेखी कर घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग करके सरकारी धन को ठिकाने लगाया जा रहा है और आपदा के जख्मों को भरने के बजाय और गहरा किया जा रहा है, जो भविष्य में एक बड़ी आपदा को और भयावह आफत बनने के लिए नेता दे रहे हैं। क्षेत्र में सिंचाई विभाग के अंतर्गत करोड़ों की लागत से किसानों की कृषि भूमि को पहुंचे भारी नुकसान की भविष्य में आने वाली आपदा से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य करवाए जा रहे हैं, लेकिन आरोप है कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि लंबे वक्त से मनमुताबिक तरीके से घटिया गुणवत्ता का काम किया जा रहा है। इस संबंध में कनिष्ठ अभियंता संदीप डोभाल का कहना है, निम्न गुणवत्ता की शिकायत संज्ञान में आने पर निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर घटिया गुणवत्ता के कार्य को डिसमेंटल किया जा रहा है। आपदा की आड़ में अवैध कमाई का अवसर तलाशने और सरकारी धन को ठिकाने लगाने वाले अनैतिक गठबंधन की पौबारा हो रही है। अब देखना यह होगा कि क्या प्रशासन इसका संज्ञान लेकर कोई कार्रवाई करता है या चुप्पी साध लेता है। इस संबंध में अधिशासी अभियंता पन्नीलाल का कहना है कि निम्न गुणवत्ता के कार्य किए जाने की शिकायत का संज्ञान लिया जा रहा है और विभागीय जेईई द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है। यदि घटिया गुणवत्ता का कार्य पाया जाता है तो उसे डिसमेंटल किया जाएगा। शहर में घर के भीतर 4 लोगों की लाश के मामले में नया मोड़ आया। पुलिस को घर के कमरे से 6 पेजों का सुसाइड नोट मिला। साथ ही घर में रखा विषाक्त पदार्थ भी पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है। शनिवार को पुलिस अधीक्षक हिमांशु कुमार वर्मा ने पत्रकारों से वार्ता कर घटना के बारे में पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी मिलने बाद प्रथम दिन पुलिस ने सभी शव कब्जे में लिए, जिसके बाद दूसरे दिन पुलिस ने घटना की जांच के लिए घर की तलाशी ली, जहां पुलिस को 6 पेजों का सुसाइड नोट मिला है। एसपी वर्मा ने बताया कि मृतक 14 वर्षीय अंजलि का शव जहां पर मिला था वहां बिछाई गई चटाई के नीचे पुलिस को नोट मिला है। नोट में उसके पिता भूपाल राम द्वारा जिन लोगों से पैसे लिए गए थे उनके द्वारा उन्हें बार बार पैसा लौटाए जाने के लिए दबाव बनाया जाता था। साथ ही उनके पास पिछले 4 दिनों से खाने के लिए घर में राशन भी नहीं था। वहीं पिता भूपाल राम लोगों की डर के कारण अधिकांश घर से गायब रहता था। इसके अलावा मृतक अंजलि ने नोट में लिखा है कि लोगों के दबाव के चलते उनका पूरा परिवार मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुका था। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा सुसाइड नोट एवं विषाक्त पदार्थ को जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया गया है। घर मिले 4 शवों नंदी देवी पत्नी भूपाल राम उम्र लगभग 38 वर्ष, कुमारी अंजलि पुत्री भूपाल राम उम्र लगभग 14 वर्ष, कृष्णा पुत्र भूपाल राम उम्र लगभग 7 वर्ष, भास्कर पुत्र भूपाल राम उम्र लगभग 1 वर्ष का शुक्रवार को पुलिस की देखरेख में पीएम किया गया। सभी मृतकों का विशेष जांच के लिए भेजा गया, जिसके बाद शनिवार को कपकोट सरयू नदी घाट पर चारों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया।